हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। सो गाइस यार, अभी 2023 में जो न्यू रिजीम थी अप्रैल 1 अप्रैल को, जो 1 अप्रैल से लागू हो गई है। जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है, आपका फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। अगले साल के 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर में हर साल ये न्यू रिजीम बनती है, ठीक है। तो मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस रहते हैं इसमें हर बारी में, ठीक है। तो अभी हम उसी के ऊपर बात करेंगे। आप कैश डिपॉजिट बैंक में, जो आपकी कैश डिपॉजिट होती है, ऑनलाइन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। कैश डिपॉजिट आप कितना कर सकते हो, कितना विड्रॉ कर सकते हो एक साल में अपने सेविंग अकाउंट से, ठीक है। उसके ऊपर बात करूँगा, जिससे कि आपका इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। वैसे आप जमा तो कितना भी कर सकते हो, निकाल भी कितना भी सकते हो, कोई उसकी लिमिट नहीं है। बट एक लिमिट ऐसी होती है जिसको एग्जिट करके आप एक्सीड कर जाते हो, तो वहाँ पे आपके इनकम टैक्स की नोटिस आने का चांस बनता है। और कितना परसेंट इंटरेस्ट आपको कहाँ पे लगता है। खैर, ये जो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये तो टैक्स स्लैब है, ठीक है। ये आप कितना रख सकते हो अपने बैंक अकाउंट में, ये रखने का अलग है, और विड्रॉ करने का और डिपॉजिट करने का अलग रहता है। और क्या रहेगा उसका मैं कंप्लीट बताऊँगा, ठीक है। दो चीज़ें ये कवर करूँगा। और एफडी कवर करूँगा मैं। एफडी में आप कितना रख सकते हो, मैक्सिमम वैसे रखने को कितना भी रख सकते हो, बट कितनी एफडी खुलवा सकते हो, और कितनी एफडी में आपका इनकम टैक्स का नोटिस या फिर टीडीएस ना कटे जिससे, ठीक है। और कितना में क्या होता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कंप्लीट। यूपीआई में कितना कर सकते हो पेमेंट, वो सारी चीज़ें मैं इसमें यहाँ पे आपको कंप्लीट यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बोर्ड खोल लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉ का मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो गाइस यार, एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कि मैंने आप लोगों को, आप सभी को बताया अभी, एक फाइनेंशियल ईयर में आपका एक फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 1 मार्च तक, ठीक है। 1 मार्च तक, सॉरी 31 मार्च तक। 1 अप्रैल, जैसे आज 1 अप्रैल 2023 है, तो 31 मार्च 2024 तक ये लागू रहता है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें क्या चीज़, अभी मेरे पास कोई बोर्ड वगैरह नहीं है बड़ा, अभी मोबाइल के बोर्ड से ही मैं आपको यहाँ पे समझाने का ट्राई करूँगा और सिंपल वे में आपको बताऊँगा, ठीक है, सारी चीज़ें। तो देखो अभी एक साल का जो हमारा रहता है, वो रहता है 10 लाख का, ठीक है। अगर 10 लाख रुपीज़ आप अगर विड्रॉ और जमा कर सकते हो, अगर बैंक के थ्रू कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉ 10 लाख रुपये एनुअली, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में आप इतना जमा कर सकते हो और इतना विड्रॉ कर सकते हो, जिसमें आपको कोई मतलब टैक्स से और इनकम टैक्स की तरफ से कोई वहाँ से नोटिस भी नहीं आएगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, इसमें रख नहीं सकते इतना, ठीक है। रखने का जो मैंने अभी आपको टैक्स स्लैब दिखाया था, उसके ऊपर मैं अभी इसके बाद जाऊँगा। रखने का अलग है, ये सिर्फ आप इतना ही बैंक से डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हो, जो आप बैंक से कैश कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर यह है इतना। और इससे अगर ऊपर आप लोग करते हो कैश डिपॉजिट और या फिर कैश विड्रॉ करते हो, तो वहाँ पे अगर जैसे आपने 10 लाख कर दिया, 10 लाख के बाद अगर आप 2 लाख 1 लाख की पेमेंट अगर आपने ऊपर कर दिए, तो उसका ये लोग इनकम टैक्स से नोटिस भेजेंगे। उसके ऊपर आप एक आपसे पूछेंगे कि भाई इसका ये जो इनकम आई है या फिर जो फंड सोर्स है, उसका फंड का सोर्स पूछेंगे, ठीक है। तो वैलिड फंड का सोर्स आपके पास अगर होगा तो वो चीज़ दिखाना पड़ेगा, और उसके बाद ITR फाइल करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स आपका इस तरीके से आपको दिक्कतें इस चीज़ में हो सकती है। और अब बात करते हैं यार, देखो अभी अभी ये तो कोई ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इस चीज़ में। कितना निकालना है कितना नहीं है, ये सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं रख कितने सकते हैं, एक साल में कितने पैसे अपने अकाउंट में रख सकते हैं, और टैक्स स्लैब क्या होता है, कैसे कटता है आपका टैक्स, कितना कटता है, कब कटता है, ठीक है। उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये इनकम टैक्स जो होता है आपका, नोटिस जो आता है, ये अभी से लेके, जैसे अभी 2023 चल रहा है और आगे 2031 तक कभी भी आ सकता है आपके पास, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि अभी पिछले साल तो मैंने इतनी ज़्यादा किया था और मेरे को कोई नोटिस नहीं आया, तो 8 साल के अंदर कभी भी भेज सकते हैं, ठीक है गाइस। तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि यार नहीं आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब वो लोग उनके उसमें आएगा तो वो लोग ज़रूर आपको भेजेंगे नोटिस, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब ये है न्यू टैक्स स्लैब, ठीक है। ये ओल्ड टैक्स स्लैब है, ओल्ड टैक्स रिजीम है। ये न्यू रिजीम, हर साल ये कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहले हम ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट में आपको जो ये ब्लू कलर में दिख रहा है लाइन, इसे ये है ओल्ड टैक्स स्लैब, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप लोग, अप टू 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख में नील है, ठीक है। तो मतलब कोई भी आपका इंटरेस्ट वहाँ पे चार्ज नहीं करता, मतलब कोई भी टैक्स नहीं करता, टैक्स रेट कुछ भी नहीं है, कुछ भी परसेंट नहीं है वहाँ पे ओल्ड में, ठीक है। ये नील है बिल्कुल। और 2.5 लाख से 5 लाख 5% था, 5 लाख से 7.5 लाख 10%, फिर 15%, 20%, 25%, 30%, ये ओल्ड टैक्स था, जो कि अभी ये थोड़ा सा स्लैब तो वही है, ठीक है। स्लैब, और स्लैब क्या है, स्लैब में कैसे कटता है वो भी आपको मैं क्लियरली बताऊंगा। और ये जो है हमारा टैक्स स्लैब वाला, इसमें आपका रखने का है, ठीक है। आप कितना रख सकते हो, जो अभी मैंने बताया था वो आपका कैश डिपॉजिट और विड्रॉ कितना कर सकते हो, और कितना आप रख सकते हो एक अकाउंट में
एक अकाउंट में नहीं है या फिर मल्टीपल अकाउंट हो आपके पास सेविंग अकाउंट, उससे भी मतलब नहीं है। आपके कितने भी अकाउंट हो वो सारे अकाउंट भी एक ही में गिने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही पैन कार्ड, एक ही आधार कार्ड वगैरह सारी चीज़ें आपके होती है और पैन कार्ड से ही ये सारी चीज़ें डिटेल निकालते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा मत सोचना कि मैंने अलग अलग अकाउंट खुलवा रखे हैं, अलग अलग में मेरा 2.5 लाख उसमें, 2.5 लाख उसमें, या 3 लाख उसमें, 3 लाख उसमें, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सब में काउंट होके आपका टैक्स जो है नोटिस आ सकता है, कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ अप टू 3 लाख। अभी न्यू रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम आप यहाँ पे देख सकते हो, लास्ट वाली, ठीक है, लास्ट वाली यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम आप यहाँ पे देख सकते हो अभी क्या है, और स्लैब में टैक्स कैसे कटेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो अभी ध्यान से रखना, अप टू 3 लाख, ठीक है, 3 लाख तक मतलब 3 लाख तक आपका नील, मतलब कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। 3 लाख तक आप एक फाइनेंशियल ईयर में रख सकते हो, ठीक है। 3 लाख तक एक फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, ये रख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद अगर 3 लाख से अगर आप 6 लाख तक अगर बढ़ा देते हो, ठीक है, 3 लाख से ऊपर 6 लाख तक होता है तो 5% आपका टैक्स कटेगा। अब ये टैक्स कैसे कटेगा 5%? ये 6 लाख में क्या, अगर आप लोग मेरे से पूछोगे कि 3 लाख से 6 लाख है तो क्या 6 लाख का पूरा 5% कटेगा? जी नहीं, 6 लाख का पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि 3 लाख तक तो आपका टैक्स फ्री था, और जो उसके बाद जो 3 लाख पे बढ़ा है वो बढ़ा है 5%, तो वो स्लैब में कटेगा। जो स्लैब है पहले का 3 लाख वो तो गया, वो तो टैक्स फ्री था, और जो 3 लाख बचा हुआ है उस पर 5% आपका जो है कटेगा, यानी कि 15,000 रुपये आपका कटेगा, ना कि 30,000 रुपये, ठीक है। 6 लाख पे आपका सिर्फ 15,000 कटेगा, क्योंकि 3 लाख पे कटेगा, 3 लाख पे नहीं। वैसे सेम नीचे को भी है, अगर 6 से 9 लाख होता है 10% कटेगा, 9 से 12 होता है 15%, 12 से 15 20%, तो ये 5% करके इंक्रीज़ करते हैं, और अबव 15 लाख मतलब जो भी है 15 लाख से ऊपर का 30% कटेगा। मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 30% कटेगा, मतलब अगर आप 15 लाख से ऊपर रखते हो तो ये भी सब स्लैब में ही कटेगा, ठीक है। जैसे आपने 15 लाख रुपये रख दिया, ठीक है, 15 लाख का 3 लाख का कुछ नहीं कटेगा, फिर 3 लाख का जो 6 लाख तक का था, 6 लाख तक का आपका 3 लाख जो बचेगा उसका 5% कटेगा, फिर उसका 3 लाख जो है आगे उसका कटेगा 10%, फिर उसका आगे 3 लाख का कटेगा 15%, फिर उसका आगे जो है यहाँ पे देख सकते हो 3 लाख का वो कटेगा 20%, ठीक है। तो फिर 15 से ऊपर का, फिर जो 15 लाख से ऊपर का 30% पूरा कटेगा, जब भी जितना भी होगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये स्लैब होता है, स्लैब में कटता है हमेशा टैक्स। ये नहीं कि मतलब जैसे अगर 3 से 6 लाख के हमारे बीच में बन गई और सीधा 5% काटेंगे, नहीं, 3 लाख का माफ़ी होगा, और बाकी 6 लाख में से आपका 3 लाख का स्लैब में जो है टैक्स कट जाएगा 3 लाख रुपए का, ठीक है। और अब एक बहुत से एक और कन्फ्यूज़न रहती है लोगों की कि भाई यार अगर हम लोगों के अकाउंट में जैसे एक फाइनेंशियल ईयर में आज हमने 3 लाख की लिमिट पूरी कर ली, ठीक है, और 3 लाख रुपए है हमारे अकाउंट में रखे हुए हैं, और अगले साल फिर वो 3 लाख तो थे ही उसमें, और एक फिर अगले साल हमने फिर से जो है वहाँ पे 3 लाख फिर से रख लिए, और उस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो अब टोटल 6 हो गए, क्या अब हमारा 5 लाख कटेगा? जी नहीं, नहीं सॉरी, मतलब 5% कटेगा, जी नहीं, अब तुम्हारे 6 लाख हुए, लेकिन ये तुम्हारा पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका 3 ही था, वो लिमिट के अंदर ही था, एक्सीड नहीं हुआ था, ठीक है। और अभी तुमने फिर से नेक्स्ट ईयर आपने फिर से 3 लाख रुपये रख लिया, तो अभी कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे तुम्हारे 20-25 लाख रुपये भी पड़े हों, कोई टैक्स नहीं कटेगा, क्योंकि आप वो एनुअली जो आपका अलग अलग स्लैब में आप लोग मतलब जो हर एक फाइनेंशियल ईयर में अलग अलग आप उतना जमा कर रहे हो या फिर रख रहे हो वहाँ पर, ठीक है, तो उसमें नहीं कटेगा। एक फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हर साल रिजीम न्यू आती रहती है, तो इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे पिछले में पड़ा था 2.5 लाख तक कोई फीस नहीं थी, अभी तो बढ़ा दिया इन्होंने, 50,000 और बढ़ा दिया, 3 लाख तक कोई यहाँ पे टैक्स नहीं है, ठीक है। तो होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हुई। अभी हम आगे बात करेंगे कितने बैंक अकाउंट आप रख सकते हो। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप कितने भी रख सकते हो, ठीक है, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई लिमिट भी नहीं है। और बाकी पैसा भी आप कितना भी रख सकते हो, बस वो ये टैक्स से कटेगा, जहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कितने में कितना टैक्स आपका कट सकता है, ठीक है। और अगर आपका टैक्स कटता है इन फ्यूचर कभी भी ऐसा कुछ होता है, तो आप ITR फाइल कर सकते हो, एक वैलिड सोर्स बता के, ठीक है। आपका जो इनकम सोर्स है, फंड का सोर्स है जो आया है, उसका सोर्स बता के, आप कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आप ITR फाइल करके रिफ़ंड ले सकते हो, ठीक है। तो ये होता है। और बाकी अकाउंट कितने भी खुलवा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो आपकी सुविधा भी हो जाती है एक हिसाब से। एक बैंक अकाउंट अगर नहीं चल रहा है, दूसरा आपका चल जाता है। लेकिन हाँ, और भी एक फ़ायदे और भी, FD, अगर हम FD की बात करें, FD में अगर आप 2-2 जैसे 5 बैंकों में आपने अलग अलग FD कर रखी है 5-5 लाख रुपए की, तो जो वहाँ पे अगर एक बैंक डूबता है या फिर अलग अलग तुम्हारे सेविंग अकाउंट में अलग अलग पैसे पड़े हैं, तो 5 लाख तक की गवर्नमेंट की स्कीम होती है, गवर्नमेंट की एक इंश्योरेंस होती है डी तो वहाँ पे आप लोग 5 लाख तक का आपका एक बैंक अकाउंट में सिक्योर होता है, ठीक है।
तो इस वजह से भी थोड़ा फ़ायदेमंद होते हैं ये बैंक अकाउंट, अलग अलग उसमें खुलवाने में, या फिर अलग अलग आपके पास हैं तो आप खोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अकाउंट वो सब एक ही में होंगे, ठीक है। जो मतलब अगर टैक्स की बात जहाँ पे आएगी तो अकाउंट एक ही में होंगे, मतलब सारी जो है आपकी लिस्ट जो तैयार होगी वो एक आपके पैन कार्ड के ज़रिए ही होगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं एफडी का क्या सीन है भाई। देखो एफडी का मैं आपको बताता हूँ। एफडी का देखो, एफडी का आपका जहाँ पे मैं आपको बताऊँ 10% टैक्स कटता है। और वो कब कटता है देखो, जैसे मान लो आपने कितने की भी एफडी करा रखी हो, कोई मतलब नहीं कितनी भी एफडी करा रखी हो, और उसका साल का इंटरेस्ट ब्याज अगर आपका 10,000 से ऊपर आता है, यहाँ पे अगर जैसे 10,000 आ रहा है आपका, 10 के अगर आपका ब्याज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 10 के ब्याज आ रहा है तो 10 के तक का टैक्स फ्री है, ठीक है। टैक्स फ्री है, फ्री, ठीक है। तो टैक्स फ्री है, 10 के तक का टैक्स फ्री है आपका। लेकिन अगर आपका 10,000 से ऊपर जैसे 15,000 पे ब्याज आ रहा है सिर्फ एफडी का, आपका एफडी का, चाहे आपने 3 एफडी हो, 4 एफडी हो, 5 एफडी हो, कितनी भी एफडी हो, आपका आ गया 15,000 पे, ठीक है। 15,000 पे, 15,000 पे आपका आ गया ब्याज। अब देखो 15,000 में सीधे तुम्हारा 10% TDS कटेगा, 10%, ठीक है। 10% आपका सीधे TDS कटेगा। अब 10% कितना होता है 15,000 का, आप समझ लो। अब बहुत से लोगों को एक और क्वेश्चन होता है, जैसे आपका 15,000 का आ गया, ठीक है, तो क्या 10% TDS किस में से कटेगा? क्या आपका टोटल अमाउंट में से कटेगा जो आपकी एफडी थी? जी नहीं, उसमें से नहीं कटेगा। जो आपका इंटरेस्ट था, जो 10,000 से ऊपर का जो अमाउंट है, जितना भी आपने इंटरेस्ट कमाया है, जैसे कि मतलब 15,000 रुपये आपने ब्याज कमाया है, तो उसमें से 10% ये TDS काट लेंगे, ठीक है। तो इसमें इनकम टैक्स जो टैक्स रहता है वो नोटिस तो नहीं आता है फिलहाल, लेकिन हाँ अगर 10 लाख से ऊपर की एफडी आप कर लेते हो, उससे कम ही करना है, एक बंदा अगर हो तो उससे ऊपर कर दे तो चांसेस हो सकते हैं कि आपका नोटिस आ जाए इनकम टैक्स का, और आपको वहाँ पे वैलिड पॉइंट आपको बताना पड़े बस। हाँ अगर, लेकिन अगर 10,000 से ऊपर जैसे 15,000 आ गया, मान के चलो, मतलब एग्जांपल के लिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो 15,000 आ गया, आपका कितना कटा? 10%। 10% कितना होता है? 1,500। 15,000 का 10% 1,500, ठीक है। 1,500 रुपये, 1,500 रुपये यहाँ पे कट जाएगा, और आपका बाकी का पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। 13,500 रुपये आपको मिल जाएगा जो आपका इंटरेस्ट करेगा। और एफडी आपकी सेफ़ रहेगी, एफडी से कोई मतलब नहीं है, एफडी आपकी सेफ़ है टोटली, ठीक है। तो ये रहा एफडी के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो एफडी का ये सीन है। बाकी एफडी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 10 लाख से ऊपर अगर आप लोग करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वही है कि आपको एक इनकम का सोर्स बताना पड़ेगा, और बाद में उसको रिफ़ंड भी लेना पड़ेगा जो आपका टैक्स कटेगा, ठीक है, या TDS जो भी कटेगा। TDS को आप रिफ़ंड ले सकते हो एक वैलिड सोर्स बता के, ITR फाइल करके, ठीक है। तो ये इस चीज़ें हो गई है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं UPI पेमेंट के ऊपर, ठीक है। UPI पेमेंट, UPI पेमेंट की वो भी कोई ऐसी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। 10 लाख के, 20 लाख के, कितने की कर रहे हो आप लोग। लेकिन अगर आप लोग एक दिन में, ठीक है, एक दिन में 10,000 से ऊपर ले रहे हो, 10,000 से ऊपर ले रहे हो पेमेंट अपनी UPI में, तो आपको एक करंट अकाउंट खोलने की ज़रूरत है, ठीक है। एक करंट अकाउंट खोल लेना है, अपने सेविंग अकाउंट में नहीं लेना है बिल्कुल भी। सेविंग अकाउंट में अगर आप लोगे तो भाई इनकम टैक्स के, क्योंकि वो फिर आपके इंडिविजुअली उसमें आएगा और आपकी वो इनकम में माना जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप लोग लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है करंट अकाउंट में, क्योंकि आप वो बिज़नेस आप सेविंग अकाउंट से नहीं कर सकते। आप करंट अकाउंट से बिज़नेस कर सकते हो, अलाउ करता है, लेकिन सेविंग अकाउंट से आप बिज़नेस नहीं करते हो। वो आपकी इनकम में वो होगा, और फिर इनकम में अगर वो माना जाएगा तो उसका फिर आपको पूछ सकते हैं वो लोग। और मान के चलो 5 साल बाद वो आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि 8 साल के अंदर कभी पूछ सकते हैं, और आपके पास उस टाइम पे उसका वैलिड जो फंड ऑफ सोर्स है वो अगर नहीं दे पाए तो फिर भाई बहुत लंबी 60% से ऊपर की काफ़ी ये इनकी जो पेनल्टी बढ़ती है वो पड़ती है, जो टैक्स पड़ता है वो भरना पड़ता है। बहुत दिक्कत वाली बात होती है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। बाकी नॉर्मली तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप 10,000 से ऊपर डेली ले रहे हो तो इसका ध्यान रखना कि भाई मत लो, करंट अकाउंट में लो, ठीक है, सेविंग अकाउंट में मत लो। क्योंकि करंट अकाउंट में ऐसा होता है, बिज़नेस कर रहा होता है बंदा, एक जगह से लेता है तो आगे से सामान भी लेना होता है, या फिर कुछ भी चीज़ हो, कोई सा भी बिज़नेस हो, तो उसका आपका इनकम अलग है, जो आपकी उसकी बचत है, सेविंग अलग है। लेकिन जो वो वहाँ पे स्पेंड कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है उससे, तो उसमें उतनी दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। बाकी जो उसका इनकम होगा, इनकम में अलग से टैक्स लगेगा, वो अलग चीज़ है। तो बस अभी तो सारे पॉइंट मैंने सारे क्लियर कर ही लिए शायद, और बाकी कुछ रह नहीं गया। अपना देखो कितना आप विड्रॉ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया आप लोगों को। एफडी का बता दिया, कितना डिपॉजिट कर सकते हो, कैश बैंक का अलग बता दिया, रख कितना सकते हो। इनकम टैक्स 8 साल के अंदर में आएगा, 8 साल के भीतर कभी भी आ सकता है, मतलब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ठीक है।
और सिंगल ट्रांजैक्शन, हाँ एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया था। सिंगल ट्रांजैक्शन अगर आप लोग ये देखो अभी, हाँ एक और चीज़ है, सिंगल ट्रांजैक्शन मैंने नोट किया था, मैं भूल गया था बीच में, ठीक है। सिंगल ट्रांजैक्शन का क्या रहता है आपका, ये मैं आपको बता देता हूँ। सिंगल ट्रांजैक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि कैश, जो आप लोग कैश डिपॉजिट करते हो साल में, कैश डिपॉजिट करते हो साल में, मतलब एक साल में अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो कितना, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख रुपए करते हो, ठीक है, और 10 लाख रुपए विड्रॉ करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने 10 लाख भी नहीं किया है कैश डिपॉजिट और विड्रॉ, सिर्फ आपने कितना किया है, 8 लाख मान के चलो, 8 लाख, ठीक है, 8 लाख, ठीक है, 8 लाख किया है, लेकिन उसके बाद भी आपका इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। कैसे, अब मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि आप लोगों ने अगर कोई मंथ में, मतलब एक साल में अगर कोई भी अमाउंट आपने 2 लाख से 2 लाख प्लस आपने एक बारी में, सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख से ऊपर एक बारी में अगर आपने डिपॉजिट या विड्रॉ की है, तो उसका वो हिसाब मांग सकते हैं, चाहे वो 10 लाख एक्सीड करे या ना करे। उस सिंगल ट्रांजैक्शन की आपको एक उसके सोर्स पूछ सकते हैं उस चीज़ के बारे में। तो ये भी ध्यान रखना कि सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख से ऊपर की ना हो, नीचे की हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। बस मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में आपको क्रेडिट कार्ड का भी बता, वहाँ पर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड उसका भी क्या सीन है क्या नहीं है, उसका भी एक बहुत खतरनाक पंगा चल रहा है, लोग उसका मिसयूज़ करते हैं तो बाद में उनको दिक्कत आती है। तो अगली वीडियो में क्रेडिट कार्ड के ऊपर बात करूँगा, क्या टैक्स कटता है, कब कटता है, कितनी आपकी लिमिट, कितना तक आप यूज़ कर सकते हो एक साल में, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर भी बात करूँगा। बस अभी फ़िलहाल इतना ही था, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से इतना ही यहीं पे इसको एंड करते हैं। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।